का जो शोबा है उसके अंदर 4 मुख्तलिफ डायमेंशंस पे काम हुआ है पिछले 2 माह के अंदर। पहली हमारी जो आईटी इंडस्ट्री है, इसको आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री कह लीजिए, ये वो कंपनीज़ हैं जिनको बाहर से आईटी के प्रोजेक्ट्स, आईटी का सॉफ्टवेयर बनाने के कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, वो उनको यहाँ पे बनाते हैं, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करते हैं। और ये इंडस्ट्री पाकिस्तान में तकरीबन 19,000 आईटी कंपनीज़ हैं और ये तकरीबन 1.5 लाख के लगभग लोगों को मुलाजमत देती हैं। और ये आईटी इंडस्ट्री जो है तकरीबन $2.6 बिलियन, $2.5 बिलियन के लगभग की ऑफिशियल एक्सपोर्ट्स हमें नज़र आते हैं। मैं ऑफिशियल इसलिए कह रहा हूँ कि एक बड़ा जो इस सारे में मसला था वो ये था कि क्योंकि आईटी का जो कारोबार है उसमें कोई एलसी नहीं खुलनी, कोई बिल ऑफ लेडिंग नहीं बननी, कोई गुड्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होनी, ये तो चंद लोग एक कमरे में बैठ के आईटी का सॉफ्टवेयर की कंपनी चला सकते हैं। तो जब मुश्किल थी या दुश्वारी थी पाकिस्तान में डॉलर्स लाने में, डॉलर्स को अकाउंट्स में रखने में या डॉलर्स को फिर दोबारा स्पेंड करने में, तो बहुत सारी आईटी कंपनीज जो हैं वो अपने ज़र मुबादला जो है उसको बाहर रखना शुरू हो गई, अपनी बहुत सारे रेवेन्यू को बाहर रखना शुरू हो गई और पाकिस्तान में वही पैसे लाने शुरू हुई जो कि उनको अखराजात के लिए दरकार थे। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम कहते हैं कि $2.6 बिलियन के लगभग पाकिस्तान की सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स हैं, तो एक्चुअली इससे काफ़ी ज़्यादा है। और एक जो बड़ा कंजर्वेटिव एस्टिमेट है वो ये कि तकरीबन ये 4-4.5 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे डॉलर्स रिटेन नहीं किए जा सकते थे और फिर डॉलर स्पेंड नहीं किए जा सकते थे और आईटी कंपनीज़ को बहुत ज़रूरत है इस तरह के डॉलर्स को डॉलर्स में स्पेंड करने, क्योंकि उन्होंने बाहर क्लाउड पे सर्विसेज होस्ट करनी है, सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है, कोई सेल्स के अंदर स्पेंडिंग करनी है, क्योंकि ये तमाम कारोबार ही ऑनलाइन चलता है। तो उसके लिए क्योंकि वो डॉलर स्पेंड नहीं कर पा रहे थे इसलिए वो बहुत सारे डॉलर्स पाकिस्तान के बाहर ही रख रहे थे। तो एक जो बड़ा कदम आईटी मिनिस्ट्री ने और स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल ने लिया पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन के साथ मिलकर, वो ये कि हमने अब आईटी कंपनीज़ को ये इजाज़त दे दी है कि वो अपना जो रेवेन्यू है उसका 50% हिस्सा, 50% रेवेन्यू डॉलर अकाउंट में रिटेन कर सकते हैं और उसको स्पेंड कर सकते हैं, उस पर कोई कदगन नहीं होगी। और उसकी एक गारंटी ये है कि तमाम बैंक जिसमें ये डॉलर रिटेंशन अकाउंट्स खुलेंगे वहाँ पे जो डॉलर्स रखे जाएंगे उसके एवज़ उनको डेबिट कार्ड दिया जाएगा, कॉर्पोरेट डेबिट कार्ड, जिसको वो आज़ादाना इस्तेमाल कर सकेंगे पेमेंट्स करने के लिए बाहर। वो सोशल मीडिया की है, वो क्लाउड होस्टिंग की है, वो सेल्स के अखराजात हैं, मार्केटिंग के अखराजात हैं, और उनको ऑनलाइन बैंकिंग की सहूलत फराहम की जाएगी जिसके थ्रू वो अब स्टेट बैंक से इजाज़त लिए बगैर ये पैसे स्पेंड कर सकेंगे। तो जो भी प्रोसेस था, कदगन थी, फ्रिक्शन थी इन स्पेंडिंग दिस मनी, वो तकरीबन सभी रिमूव कर दी गई है। और इसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने और स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। ये ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा फ़ैसला है एक ऐसे मुल्क के लिए जहाँ पे ज़र मुबादला के ज़खायर पे हर वक्त नज़र रखनी ज़रूरी है और ये ज़रूरी है कि वो एक हुजम से ज़्यादा रहें। उसके होने के बावजूद ये एक बड़ा इक़दाम लिया गया है और ये आईटी इंडस्ट्री के लिए लिया गया। तो इससे लगता ये है कि इंशाअल्लाह ताला बहुत सारी कंपनीज़ जो कि पाकिस्तान बाहर पैसे रखने को मजबूर थीं वो अब पैसे पाकिस्तान में आईटी कंपनीज़ लाएंगी और हमारी जो ऑफिशियल एक्सपोर्ट्स जो आपको 2.5 अरब के लगभग नज़र आती हैं ये बढ़कर 3.5-4 अरब डॉलर तक इंशाअल्लाह ताला जल्द पहुंच जाएंगी। तो एक तो बड़ा कदम ये लिया गया। दूसरा ये कि आपको सुनकर शायद हैरानी हो कि पाकिस्तान एक तो ऑफ कोर्स बड़ा मुल्क है, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में लाखों की तादाद में बच्चे तालीम हासिल करते हैं और बहुत सी यूनिवर्सिटियाँ हैं 100 के हिसाब से। लेकिन जो हैरानगी की बात है वो ये कि हमारी आईटी इंडस्ट्री तकरीबन 1.25 लाख 1.5 लाख लोग एम्प्लॉय करती है टोटल। हालांकि हर साल पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ 75,000 जो है वो आईटी ग्रेजुएट्स पैदा करती हैं। 75,000। इस पोजीशन में आने से कबल मुझे लगता था कि शायद हम 20-25 हज़ार आईटी ग्रेजुएट्स पैदा करते हैं, क्योंकि उसमें से सिर्फ 2,500-3 हज़ार ऐसे लोग हैं जिनको आईटी कंपनीज़ इमीडिएटली एम्प्लॉय कर सकती हैं। एम्प्लॉय करने का मतलब ये है कि जो आईटी आउटसोर्सिंग कंपनी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज़ हैं, ये इनको रिक्रूट करती हैं और फिर इनको बिलेबल रिसोर्स बनाती हैं। इसका मतलब ये है कि $28, $30 पर आवर के हिसाब से किसी फॉरेन कंपनी को चार्ज किया जाता है। अगर वो जो आईटी का ग्रेजुएट है या जो आईटी का सॉफ्टवेयर डेवलपर है, अगर उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं कि इंटरनेशनली उसको $28-30 दिए जा सकें,
तो फिर वो एम्प्लॉय भी नहीं किए जाते इन कंपनीज़ में। इसलिए ये नहीं कि दुनिया में सॉफ्टवेयर की डिमांड कम है, ऑफ कोर्स इंडिया की आईटी इंडस्ट्री तकरीबन 150 अरब डॉलर की है, तो डिमांड की कमी नहीं, लेकिन हमारे पास स्किल्ड वर्कफोर्स की शदीद कमी है। हालांकि हमारी यूनिवर्सिटीज़ 75,000 ग्रेजुएट्स हर साल पैदा कर रही हैं, उसमें लिटरली 2,500-3 हज़ार ऐसे हैं जो कि इमीडिएटली आईटी कंपनीज हायर कर सकती हैं। तो इसलिए अब हम HEC से मिलकर हम ये पूरे निज़ाम को रिवैम्प करने चले हैं। उसमें 2-3 बड़ी चेंजेस ला रहे हैं। एक ये कि पाकिस्तान में आईटी ग्रेजुएट्स का एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा HEC के थ्रू, जिसमें उनको एक सेंट्रल यार्ड स्टिक पे क्वालिटी के उनका टेस्ट किया जाएगा, उनको परखा जाएगा, और वो लोग जो उस टेस्ट को पास करेंगे उनको आईटी इंडस्ट्री के साथ मिल के फिर मैंडेटरी अप्रेंटिसशिप कराई जाएगी आईटी इंडस्ट्री में। बहुत से ममालिक में दुनिया में इसको को-ऑप प्रोग्राम कहते हैं। इसका मतलब यह है कि अब यूनिवर्सिटी में तालीम भी हासिल करते हैं और साथ इंडस्ट्री में भी अप्रेंटिसशिप कह लीजिए, इंटर्नशिप करते हैं। इससे आपको इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस भी मिल जाता है और जो आपके अंदर कमी बेशी है क्लासरूम में वो वहाँ पे पूरी हो जाती है, और इस तरह एक ब्रिज भी बन जाता है एजुकेशन में और इंडस्ट्री में। तो अब एक सेंट्रलाइज्ड एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा तमाम यूनिवर्सिटीज़ में 75,000 आईटी ग्रेजुएट्स का, और उसमें जो पास होंगे उनको आईटी इंडस्ट्री से मिल के आईटी इंडस्ट्री के अंदर उनको अप्रेंटिसशिप करवाई जाएगी, और फिर वही उनकी जॉब्स में ट्रांसलेट होगी। जो सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट है हमारे पास के लोग ही मुयस्सर नहीं आईटी इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए उस क्वालिटी के जिस क्वालिटी के उनको दरकार है, तो उसमें ये एक बहुत बड़ी इंटरवेंशन हमारे एजुकेशन सिस्टम में हम करने चलें। ये नेशनल कंप्यूटिंग एंड एजुकेशन एक्रेडिटेशन काउंसिल इसका नाम है, जो HEC का इदारा है, उसके थ्रू ये होगा, और ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ में अब ये टेस्ट कंडक्ट होगा। इंशाल्लाह दिसंबर में पहला टेस्ट कंडक्ट होगा। ये 6 माह उनकी ग्रेजुएशन से पहले उनका ये टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, और उसके बाद फिर आखिरी सेमेस्टर में जब स्टूडेंट्स होंगे तो उनको आधा वक्त या आधे से ज़्यादा वक्त 70% वक्त तकरीबन आईटी इंडस्ट्री में गुजारना ज़रूरी होगा बिफोर द ग्रेजुएट, ताकि उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिल जाए। और ये बहुत सारे ममालिक में जहाँ पे जो प्रैक्टिकल इंडस्ट्री जैसे आईटी इंडस्ट्री या ग्रो की है, वहाँ पे इस तरह के अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स, को-ऑप प्रोग्राम्स बहुत सक्सेसफुली रन किए जाते हैं। जर्मनी हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, एंड सो ऑन। सो ये एक इंटरवेंशन ये की जा रही है। दूसरी ये कि नेवटेक से मिलकर हम इस साल 16,000 लोगों को ट्रेन करने जा रहे हैं उन आईटी स्किल्स में जिसकी दुनिया में बहुत इस वक्त डिमांड है। और ये माइक्रोसॉफ्ट की ट्रेनिंग है, ये सिस्को की ट्रेनिंग है, ये सेल्स फोर्स की ट्रेनिंग है, ये अमेज़ॉन की ट्रेनिंग है, ये गूगल क्लाउड की ट्रेनिंग है। तो ये वो तमाम स्किल्स हैं जो लोगों को देने जा रहे हैं, ताकि इन जब ये स्किल्स अवेलेबल होंगी इन आईटी इंडस्ट्रीज़ को, तो वो बाहर जाके बड़े कॉन्ट्रैक्ट ले सकेंगे, क्योंकि उनके पास माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स के पाकिस्तान में 100 लोग ट्रेंड होंगे, ऑरेकल फाइनेंशियल्स पे 100 लोग ट्रेंड होंगे, पाकिस्तान में सेल्स फोर्स पे 100 लोग ट्रेंड होंगे। तो फिर बहुत जल्दी ये जो आईटी कंपनीज़ हैं, जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहती हैं बड़ी कंपनीज़ के साथ, और इस वजह से नहीं ले सकती कि उनके पास बेंच स्ट्रेंथ नहीं है, उनके पास हज़ारों लोग उस स्किल के मुयस्सर नहीं। तो जब हम इनको गवर्नमेंट के टैब पे गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट से ट्रेन कर देंगे और उनको मुयस्सर कर देंगे, तो ये 16,000 लोग जब इंडस्ट्री में जाएंगे तो बहुत तेज़ी से ये इंडस्ट्री भी ग्रो करेगी। और ये जो हम लोग ट्रेन कर रहे हैं, इसमें एक जो डेवलपर है उसकी यील्ड तकरीबन 50 से 60,000 डॉलर सालाना है। तो आप उसको 16,000 से मल्टीप्लाई करें तो ये बहुत बड़ा एक इंशाल्लाह इनपुट आएगा इन दी आईटी इंडस्ट्रीज़ एक्सपोर्ट पोटेंशियल। इसी तरह ये जो हम यूनिवर्सिटीज़ में इंटरवेंशन करने जा रहे हैं, नेवटेक के थ्रू स्किल ट्रेनिंग करने जा रहे हैं, इससे इंशाल्लाह अगले 2 साल में हम 2 लाख लोग इस तरह ट्रेन करना चाहते हैं जो आईटी इंडस्ट्री में शामिल किए जा सकें। एक सॉफ्टवेयर डेवलपर ऑन एवरेज यूनिवर्सिटी से जो ग्रेजुएट करता है और अभी उसने कोई बहुत बड़ी सर्टिफिकेशन नहीं भी की होती, उसकी यील्ड तकरीबन $25,000 के लगभग है। 2 लाख लोगों का मतलब है कि तकरीबन $5 बिलियन एडिशनल एक्सपोर्ट पोटेंशियल आईटी इंडस्ट्री में ऐड किया जाएगा। और इस वक्त ऑफ कोर्स कुल एक्सपोर्ट एज एव एक्सप्लेन्ड इज़ अबाउट 2.6 बिलियन ऑफिशियली, अदरवाइज कोई अबाउट 4.5 बिलियन है जो कि क्योंकि पैसे लोगों ने बाहर रखे। तो एक तो ये डॉलर रिटेंशन अकाउंट 50% लेकर आए और उसकी स्पेंडिंग पे कदगन ख़त्म की, लोगों के लिए आसानी पैदा की, वो डॉलर्स ला सकें, स्पेंड कर सकें, ताकि आईटी कंपनीज पाकिस्तान पैसे लेकर आएँ। और उनको जो वर्क फोर्स की किल्लत है, स्किल्ड वर्क फोर्स की, उसमें यूनिवर्सिटीज़ में भी इंटरवेंशन की और नेवटेक के थ्रू हम स्किल ट्रेनिंग भी करने चले। और इस साल इंशाल्लाह 16,000 लोग ट्रेन करेंगे। हर साल 10, 12, 15,000 लोग इस प्रोग्राम के तहत ट्रेन होते रहेंगे, ताकि आईटी कंपनीज़ को हाईली स्किल्ड लोग भी और जो यूनिवर्सिटी अच्छे ग्रेजुएट्स हैं वो मुयस्सर किए जा सकें। तो ये तो इंटरवेंशंस हैं हमारी आईटी कंपनीज़ के लिए। मैं भी आईटी कंपनीज़ का एक डेलीगेशन लेके सऊदी अरेबिया गया हुआ था और फिर दुबई जाइटेक्स जो दुनिया का सबसे बड़ा आईटी एक्सपो होता है वहाँ पे गया। वहाँ पे 100 से ज़्यादा पाकिस्तानी कंपनीज हमारे साथ
मौजूद थी जाइटेक्स में, जो कि बहुत बड़ी तादाद है। और लगता ये है कि हमारी आईटी कंपनीज का बहुत बड़ा पोटेंशियल है। मैं वहाँ पे उनके पोटेंशियल क्लाइंट से मिला, इनको इंट्रोड्यूस करवाया, इनको कॉन्टैक्ट्स लेके दिए, इनके MOUs साइन करवाया, जो कि गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा रोल है कि हमारी जो प्राइवेट कंपनी है वो ग्रो करें और इंटरनेशनल बिजनेस से ग्रो करें। तो ये इंशाल्लाह हम करते रहेंगे। सऊदी विजिट भी बहुत कामयाब थी, उससे बहुत सारे एवेन्यूज़ खुले हमारी आईटी कंपनीज़ के लिए। जाइटेक्स में दुबई के अंदर दुनिया की सबसे बड़ा आईटी एक्सपो होता है, वहाँ पे 100 कंपनीज़ के साथ हम गए और बहुत सारी कंपनीज़ को बहुत सारा बिजनेस वहाँ मुयसर आया, बहुत सारी इनके MOUs हुए, बहुत सारे इनको कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे। तो ये भी हमें पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के थ्रू तवातर से ये एक्टिविटी करती रहनी चाहिए कि हुकूमत पैसे भी इन्वेस्ट करे, अपनी कंपनीज को लेकर भी जाए और हर जगह पे उनके लिए फैसिलिटेट करे कि उनको बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स उनके प्राइवेट सेक्टर से, उनकी गवर्नमेंट से मिल जाए। तो ये तो हमारी जो आईटी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज हैं, जो आउटसोर्सिंग कंपनीज हैं, उनके लिए काम किया गया SIFC से मिलकर। इसी तरह पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा फिनोमेना है फ्रीलांसर्स का। इतना बड़ा फिनोमेना है कि पाकिस्तान में तकरीबन 1.5 मिलियन 15 लाख नौजवान घरों पे बैठे इंटरनेट पे फ्रीलांसिंग करते हैं। ये ऐसे लोग हैं जिनको शायद हम तो यहाँ पे रोज़गार नहीं मुहैया कर सके, लेकिन ग्लोबली जो आईटी की स्किल्स और जो छोटे छोटे काम वो ऑनलाइन कर सकते थे अपनी एजुकेशन से, वो खुद ही करना शुरू हो गए। और कोई $10 दिन के बनाता है, कोई $20 बनाता है, कोई $30 बनाता है, कोई किसी का लेजर मेंटेन कर रहा है, कोई किसी के लोगो डिज़ाइन कर रहा है, कोई सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहा है, कोई मेडिकल ट्रांसक्रिप्शंस कर रहा है, कोई किसी की वेबसाइट बना रहा है, कोई किसी की मोबाइल एप्लीकेशंस बना रहा है। और ये 15 लाख लोग पाकिस्तान से काम करते हैं। 15 लाख लोगों का मतलब ये है कि पाकिस्तान दुनिया की दूसरी बड़ी, सेकेंड लार्जेस्ट ऑनलाइन वर्कफोर्स है। ये बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान से दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट ऑनलाइन वर्कफोर्स है। अगर आप अपवर्क पे जाएं, फाइवर पे जाएं, आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे जाएं, टॉप टैलेंट पे जाएं, क्रॉसओवर पे जाएं, तो इस पे जो पाकिस्तान की तादाद है वो 15 लाख है। ये दुनिया की दूसरी बड़ी ऑनलाइन वर्कफोर्स है। अब इन लोगों को ट्रेन भी किया गया। पंजाब में जब मैं काम किया करता था तो वहाँ पे हमने रोज़गार के नाम से प्रोग्राम शुरू किया। वहाँ पे लोगों को ट्रेन किया गया। वहाँ पे तकरीबन 47 रोज़गार सेंटर्स बनाए गए, लोगों को ट्रेन किया गया और उसके तहत मुझे अभी बताया गया कल के तकरीबन 8.5 अरब रुपया ये नौजवान कमा चुके हैं रोज़गार सेंटर से। फेडरल गवर्नमेंट में भी डिजी स्किल्स के नाम से एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म चलाया गया ट्रेनिंग का, जिसके थ्रू तकरीबन 10 लाख लोगों को ऑनलाइन ट्रेन किया गया। लेकिन जो इसमें जो पोटेंशियल है इन ऑनलाइन फ्रीलांसर्स का, वो अभी इस वक्त लिमिटेड इसलिए है कि वो नौजवान जिसने दिन में 10, 20, $30 बनाने हैं, उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं कि वो जाके जनरेटर ख़रीद सके, वो इंटरनेट ले सके, वो एक अच्छे कंप्यूटर में इन्वेस्ट कर सके, वो कोई रेंट पे जगह अच्छी ले सके, या फिर 4 लोगों को साथ जोड़ के थोड़ी बड़ी कंपनी बना सके। तो उनको बेसिकली इस वक्त जो चीज़ इज़ होल्डिंग देम बैक इज़ दी लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। कि पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं जहाँ पे लेट से 10 लाख 15 लाख लोग बैठ कर अपना रोज़गार अपने लिए मुहैया कर सकें कि दिन में 10, 20, $30 ऑनलाइन फ्रीलांसिंग से कमा सकें। ये लोग ट्रेंड हैं, ये लोग मौजूद हैं, लेकिन उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं जिसके थ्रू वो ऑनलाइन फ्रीलांसिंग आसानी से कर सकें। तो एक बहुत बड़ा प्रोग्राम जिसका नाम हमने पाकिस्तान रोज़गार प्रोग्राम रखा है, उसके तहत हम प्राइवेट सेक्टर को इंटरेस्ट फ्री लोन देने जा रहे हैं, जिसकी इंटरेस्ट मिनिस्ट्री ऑफ IT पिकअप करेगी और प्राइवेट बैंक्स लोन देंगे कि वो तमाम रियल इस्टेट, कोई कहीं पे शॉपिंग प्लाजास बने हैं, कहीं पे ऑफिस बिल्डिंग्स बनी हैं जो कि इस वक्त अंडर यूटिलाइज्ड हैं और ख़ाली पड़ी हैं, उनको कन्वर्ट कर लिया जाए इनटू रोज़गार सेंटर्स। तो हुकूमत लोन्स प्रोवाइड करेगी ताकि एज इंसेंटिव दिया जाए प्राइवेट सेक्टर को कि वो अपनी जो रियल इस्टेट है, जो फैसिलिटीज़ हैं, उनको रोज़गार सेंटर्स में ट्रांसलेट कर लें। और इस वक्त गोल ये है कि हम 5 लाख फ्रीलांसर्स के लिए जगह काम करने की बनाएं। तो ये को वर्किंग स्पेसेस को समझ लें, तो इन को वर्किंग स्पेसेस 5 लाख लोगों की को वर्किंग स्पेसेस बनाई जाएं और उसके लिए गवर्नमेंट इंटरेस्ट फ्री लोन दे, ट्रेनिंग फ्राहम करे, वहाँ पे ट्रेनर्स को फ्राहम करे, ताकि ये फ्रीलांसिंग का जो पाकिस्तान में काम एक बहुत अच्छी वॉल्यूम पे पहले ही चल रहा है, जिससे 15 लाख लोग काम करते, उसको फॉर्मलाइज कर लिया जाए। फ्रीलांसर्स को बैंक अकाउंट्स खोलने में आसानी पैदा की जाए, उनको बैठकर काम करने की जगह फराहम की जाए, उनको अगर कोई ट्रेनिंग दरकार है वो उनको फराहम की जाए। और ये तमाम हम पाकिस्तान रोज़गार प्रोग्राम के तहत इंशाल्लाह लॉन्च करेंगे और ये 1 महीने में ही, चंद हफ्तों में इंशाल्लाह हम ये लॉन्च करेंगे, जिसमें इन तमाम फ्रीलांसर्स को लाया जाएगा, बताया जाएगा और जितनी भी उनको सहूलत फराहम की जाए
गवर्नमेंट करेगी, इंक्लूडिंग जो फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं। अब ये देखिए, अगर 1 मिलियन लोग 10 लाख फ्रीलांसर्स दिन में $30 बनाएं तो ये साल के $10 अरब बनते हैं, $10 बिलियन। तो कितना बड़ा पोटेंशियल है। और इसके लिए हमने कोई रॉ मटेरियल इंपोर्ट नहीं करना, हमने कोई फैक्ट्री नहीं लगानी, हमें कोई लोन नहीं लेना किसी जगह से। तो ये ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें ऑफ कोर्स ट्रेड सरप्लस बिल्ट इन है, 70-80% ट्रेड सरप्लस बिल्ट है। इसका मतलब है कि उसमें जो आपने इन्वेस्टमेंट करनी है उसके 70-80% इसका ट्रेड सरप्लस मौजूद है इस इंडस्ट्री में। और यही वो इंडस्ट्री है जिससे पाकिस्तान की इकॉनमी की जो रैपिड ग्रोथ है वो लिंक्ड है। और मुझे लगता है इसका जो रॉ मटेरियल है वो हमारे पास मौजूद है, जो कि हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो कि पहले ही ऑनलाइन फ्रीलांसिंग से मुतारिफ भी हैं, ट्रेंड भी हैं। 15 लाख पिछले चंद सालों में लोग ट्रेन हुए। अब अगर उनको हम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दें कि वो आसानी से जो कोई $5 दिन के कमाता है वो $30 कमा सके, तो लिटरली इसका पोटेंशियल $10 बिलियन अ ईयर है पाकिस्तान के लिए, जो कि बहुत बड़ा पोटेंशियल है। और तीसरा जो सर हमारे लिए, और दूसरा इसके अंदर जो फ्रीलांसर्स में दूसरा जो प्रॉब्लम है ऑफ कोर्स वो ये है कि उनको वहाँ से पैसे लेने में दुश्वारी। अब जिससे $5 की $10 की पेमेंट लेनी है वो वायर ट्रांसफ़र तो करवा नहीं सकता पैसे, तो वो मजबूर। और पाकिस्तान में ना पेपैल है, ना स्ट्राइप है, ना वाइज है, कोई आसान तरीका नहीं इन फ्रीलांसर्स के लिए ये छोटी छोटी पेमेंट्स वेस्टर्न क्लाइंट से या बाहर के किसी क्लाइंट से लेने के लिए। तो वो मजबूरन बहुत सारे पैसे बाहर रखते रहते हैं, फिर वेस्टर्न यूनियन के थ्रू मंगवाते हैं या वहीं पर रह जाते हैं, उनको बहुत दुश्वारी है। तो दो चीज़ें जो उनको होल्ड बैक कर रही हैं इस वक्त फ्रीलांसर्स को, एक तो लैक ऑफ फैसिलिटीज़ है क्योंकि उनके पास इतनी इन्वेस्टमेंट ही नहीं कि वो दफातर बना सकें, चला सकें, और दूसरा ये कि वहाँ से पैसे लेने के लिए उनके पास कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ही मौजूद नहीं जिसके थ्रू आसानी से पैसे ले सकें। तो उसके लिए हमने पेपैल से, स्ट्राइप से, वाइज से, जितनी भी पेमेंट की मैकेनिज़म्स हैं इंटरनेशनल पेमेंट के, उन सब से बात की है, उन सबको अपना केस प्रेजेंट किया। देखिए $10 बिलियन बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी उनके लिए भी है, तो इसको हमने डॉक्यूमेंट किया, ये पूरा केस बनाया और अब हम उनके पास ये केस लेके चले गए हैं और इंशाअल्लाह ताला रोज़ हम इस पर एक कदम आगे उठा रहे हैं। उनके ऑफ कोर्स अपनी एप्रीहेंशंस हैं, पाकिस्तान में फैटफ का मामला था, अपनी रेगुलेशंस हैं, अपने फाइनेंशियल सिस्टम्स हैं, तो किसी को भी ये इंटीग्रेशन करना, ये अलाउ करना एक बड़ा कदम है, लेकिन इसमें रोज़ हम एक नया कदम उठा लेते हैं, पॉजिटिव कदम उठाते हैं। मुझे लगता है इंशाअल्लाह ताला अगले 4-6 हफ्तों में पेपैल, स्ट्राइप के ऊपर भी हमें अच्छी खबरें आनी शुरू हो जाएंगी और हम किसी न किसी फार्मूले के तहत उनको पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स को अवेलेबल कर देंगे ताकि पैसे लेने में भी आसानी हो और फिर यहाँ पे रोज़गार सेंटर्स भी बने हों 5 लाख लोगों के लिए जहाँ पे नौजवान जाके काम कर सकें। तो ये सब दूसरी डिमेंशन। तीसरी डिमेंशन हमारा टेलीकॉम सेक्टर ऑफ कोर्स, ये उससे पहले स्टार्टअप्स की बात कर लेते हैं। सो पाकिस्तान में एक IT आउटसोर्सिंग कंपनीज़ हैं, नौजवान हैं, फ्रीलांसर्स हैं, इसी तरह स्टार्टअप्स हैं। और पाकिस्तान एक बहुत बड़ी मार्केट है, यहाँ पे 194 मिलियन 19 करोड़ के लगभग मोबाइल कनेक्शंस हैं, अब सबके पास हाथ में फ़ोन है। तो सोचिए अगर पाकिस्तान में कोई ऐसी एप्लीकेशन बने जिसके तहत आप बैंकिंग निज़ाम इस्तेमाल कर सकें, आप एजुकेशन ले सकें, आप एंटरटेनमेंट आपको मिल सके, कोई नेटफ्लिक्स के इक्विवेलेंट ऐप बन जाए, कोई पाकिस्तान में कोई पेपैल की तरह का निज़ाम बैंकिंग का आपको मोबाइल ऐप पे मुयस्सर हो जाए, तो कितनी बड़ी स्टार्टअप्स बन सकती हैं। पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहाँ पे 85% एडल्ट पॉपुलेशन अनबैंक्ड है, तकरीबन 10 करोड़ लोग बैंक में पैसे नहीं रखते क्योंकि दुश्वारी है जाके बैंक अकाउंट खोलना करना। लेकिन अगर कोई फिनटेक इसको कहते हैं आपको आसानी से बैंकिंग निज़ाम में ले आए, तो सोचिए उस फिनटेक का कितनी वैल्यूएशन होगी। ऑफ कोर्स ये वैल्यूएशन दुनिया को विजिबल है कि दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, 7वां बड़ा सेलफोन कनेक्शंस की मार्केट है, तो यहाँ पे कोई भी अगर बड़ी स्टार्टअप की जाए तो उसकी बहुत वैल्यूएबल स्टार्टअप होगी और ये फिनटेक में भी होगी, फाइनेंशियल स्पेस में भी होगी, एजुकेशन की स्पेस में भी होगी, या एग्रीकल्चर की स्पेस में भी होगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जो बड़ी स्टार्टअप दुनिया भर में ई-कॉमर्स में होगी, रिटेल की डिजिटाइजेशन और पेमेंट्स की डिजिटाइजेशन में होगी, हर स्टार्टअप $1 बिलियन की स्टार्टअप होगी। और हमारे हमसाई मुल्क में कई कंपनियां $1 बिलियन की नहीं $10 बिलियन से ज़्यादा की, और दुनिया भर में जिसको यूनिकॉर्न कहा जाता है उनकी बहुत बड़ी तादाद है। आप दुनिया के 5वें बड़े मुल्क में हैं, 7वीं बड़ी मोबाइल फ़ोन्स की मार्केट है, तो यहाँ पे भी ऑफ कोर्स ये किया जा सकता है। पाकिस्तान में इंटरनेट यूज़र्स की तादाद UK की कुल आबादी से ज़्यादा है, पाकिस्तान में सोशल मीडिया यूज़र्स की तादाद कनाडा की कुल आबादी से ज़्यादा है। तो छोटा मुल्क तो नहीं, ये बहुत बड़ा मुल्क है और यहाँ पर बहुत बड़ी पोटेंशियल है फॉर डूइंग स्टार्टअप्स। और ये स्टार्टअप्स हमने पंजाब में सफ़र शुरू किया 2012 में। मैंने प्लान 9 के नाम से हमने पंजाब IT बोर्ड में एक स्टार्टअप इंक्यूबेटर सेटअप किया। उसी मॉडल पर
पाकिस्तान में 85 इंक्यूबेटर्स हैं जो अभी तक तकरीबन 4000 स्टार्टअप्स को ट्रेन कर चुके हैं, जहाँ से वो ग्रेजुएट हो चुकी हैं। और ये जो स्टार्टअप्स हैं 2021 और 2022 में तकरीबन $750-800 मिलियन दुनिया भर से रेज भी कर चुकी हैं, इनमें इन्वेस्टमेंट आ चुकी है। अब क्योंकि दुनिया भर में वेंचर कैपिटल ड्राई अप हो गया और वो इन्वेस्टमेंट स्लो डाउन हो गई बिकॉज ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन, तो बहुत ज़रूरी है कि इन स्टार्टअप्स के फ़रोग के लिए गवर्नमेंट स्टेप इन करे। जैसे हमने किसी टाइम पर ये इंक्यूबेशन सेंटर सेटअप किए थे जहाँ से स्टार्टअप्स को ट्रेन किया गया, ग्रेजुएट किया गया, और फिर वो इस काबिल हुई कि 2021 और 22 में तकरीबन $750-800 मिलियन की उनमें इन्वेस्टमेंट्स आई। तो आई थिंक गवर्नमेंट को अब इस वक्त इंटरवीन करके मज़ीद इन्वेस्टमेंट्स को फैसिलिटेट करना चाहिए। तो इंशाल्लाह अगले चंद हफ्ते में आप सुनेंगे हम पाकिस्तान स्टार्टअप फंड लॉन्च कर रहे हैं, जिसके तहत हम दुनिया भर के जितने भी बड़े वेंचर कैपिटल फंड्स हैं उनसे पार्टनरशिप करने चले हैं, उनको फैसिलिटेट करने चले हैं ताकि वो पाकिस्तानी स्टार्टअप्स में आके इन्वेस्टमेंट कर सकें। हम उनके रिस्क को अंडरराइट करेंगे, उनके प्रॉफिट्स को रिपैट्रिएट करने में सहूलत पैदा करेंगे और एक फ्रेमवर्क बनाएंगे जिसके तहत पाकिस्तान स्टार्टअप फंड को इस्टेब्लिश किया जाए और बाहर के जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं जो कि स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए आसानी पैदा की जाए कि वो पाकिस्तानी स्टार्टअप्स में आके इन्वेस्ट कर सकें। पाकिस्तान में इंशाल्लाह अगले चंद सालों में कई बिलियन डॉलर स्टार्टअप्स आएंगी, कोई वजह ही नहीं कि ना आए। अगर इंडिया में हुआ, इंडोनेशिया में हुआ, मलेशिया में हुआ, सिंगापुर में हुआ है, हर मुल्क में कई बिलियन डॉलर स्टार्टअप्स और इसी तरह की हैं, तो ऑफ कोर्स पाकिस्तान में भी होंगी। और मुझे लगता है हम शायद बहुत करीब हैं बिलियन डॉलर स्टार्टअप्स के, और इतनी इन्वेस्टमेंट पहले भी स्टार्टअप्स में आई। तो अब इंशाल्लाह हम एक जो काम स्टार्टअप्स के लिए करने चले हैं वो ये कि हम पाकिस्तान स्टार्टअप फंड के नाम से एक फ़ंड लॉन्च करने चले हैं इन कोलैबोरेशन विद टॉप वेंचर कैपिटल फर्म्स ग्लोबली। और पिछले 8 हफ्ते में बहुत से लोगों से बात हुई उनको, और उनसे सीख कर, उनसे समझ के कि उनको क्या पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट में दुश्वारी थी, वो तमाम दूर करके अब ये स्ट्रक्चर सेटअप किया गया और इंशाल्लाह इसको फॉर्मली भी बहुत जल्द अनाउंस किया जाएगा। अब हम टेलीकॉम सेक्टर की बात करते हैं। टेलीकॉम सेक्टर में पाकिस्तान बहुत पोटेंशियल, ऑफ कोर्स पाकिस्तान दुनिया की 7वीं बड़ी सेलुलर मार्केट है। 194 मिलियन सिम्स पाकिस्तान में जो है वो ज़ेर इस्तेमाल हैं। ये तकरीबन 19 करोड़ का नंबर बनता है और ये बहुत बड़ा नंबर ऑफ कोर्स फॉर एनीवन। लेकिन इस मार्केट के अंदर इवन दो हमने 4G टेलीकॉम मौजूद है लेकिन उसकी पेनिट्रेशन तकरीबन 50% है, आधे मुल्क में नहीं है। और तमाम टेलकोज मिलकर जो हमने उनको स्पेक्ट्रम दी हुई है इस वक्त वो 274 मेगाहर्ट्ज़ है, 274 मेगाहर्ट्ज़ की स्पेक्ट्रम सारे टेलीकॉम्स शेयर करते हैं, ठीक है, उनको ये स्पेक्ट्रम दी गई। ऑस्ट्रेलिया में एक टेलीकॉम ऑपरेटर के पास 350 मेगाहर्ट्ज़ की स्पेक्ट्रम मौजूद है। तो क्योंकि उनके पास सोचिए बैंडविड्थ मुयस्सर ही नहीं, स्पेक्ट्रम मुयस्सर ही नहीं, इसलिए हम सबको बहुत कम स्पीड मिलती है अपने फ़ोन के ऊपर। अगर आप कुछ चंद बड़े शहरों से बाहर निकल जाएं तो 4G अवेलेबल ही नहीं है और फिर टेलीकॉम सर्विसेज मुयस्सर ही नहीं है। उसका हल ये है कि पहले ये स्पेक्ट्रम को ऑक्शन किया जाए या इनको दिया जाए टेलीकॉम ऑपरेटर्स को। और इस वक्त हमारे पास 300 मेगाहर्ट्ज़ की स्पेक्ट्रम मुयस्सर है, 273 इस वक्त टेलीकॉम ऑपरेटर इस्तेमाल करें। सोचिए उनकी स्पेक्ट्रम या बैंडविड्थ तकरीबन डबल हो जाएगी अगर हम स्पेक्ट्रम को उनको अवेलेबल कर दें। और अब दुनिया में नई टेक्नोलॉजी 5G की आ गई जिसके तहत बैंडविड्थ भी बेहतर मुयस्सर होगी। और ये कि जब हम ये स्पेक्ट्रम को ऑक्शन करने चलें तो उसमें 5G को भी उसमें शामिल करें और पाकिस्तान दुनिया के मुल्कों में शामिल हो जहाँ पे 5G की सहूलत मुयस्सर है। इसके लिए प्रोसेस हुकूमत ने ट्रिगर कर दिया। ये ऑफ कोर्स एक बड़ा कदम है क्योंकि आज तक सिर्फ 273 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम टेलकोज को दी गई और 300 मेगाहर्ट्ज़ हम और देना चाहते हैं। तो इसके लिए ऑक्शन एडवाइजरी कमेटी बन गई, कैबिनेट ने अप्रूव कर दी, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल ने उसको इनकरेज किया है, उसको सपोर्ट किया है। और अब हम इस वक्त पहुंच गए हैं जहां पे हम इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स को लेके आएंगे ताकि वो बिडिंग डॉक्यूमेंट्स तैयार करें और फिर हम तैयारी करें ऑक्शन की ताकि हम पाकिस्तान में जो स्पेक्ट्रम है उसको ऑक्शन कर सकें। इसके साथ साथ ये भी बात दुरुस्त है और आपको शायद सुनने में मिलती हो कि पाकिस्तान में इसलिए टेलीकॉम सेक्टर में उस तरह से ग्रोथ नहीं आई और कनेक्टिविटी भी लिमिटेड है और बैंडविड्थ भी कम है क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा है टेलकोस के लिए और उनको जो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र मिलता है वो बहुत कम है, तकरीबन $0.8 है, तकरीबन 240-250 रुपये पर मंथ है एवरेज यूज़र का रेवेन्यू फॉर अ टेलीकॉम ऑपरेटर। तो उसके लिए हमें टेलीकॉम सेक्टर में भी रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है ताकि टेलीकॉम कंपनीज इस इन्वेस्टमेंट को समझें कि ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो और इससे उनको रिटर्न मिल सकता है। तो इसके लिए कई सारे हम इकदाम कर रहे हैं। एक तो ये कि जैसे पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 56,000 56,000
टेलीकॉम टावर्स मौजूद हैं, उसमें से सिर्फ 6000 को फाइबर ने कनेक्ट किया, फाइबराइज्ड है, जिनको फाइबर का कनेक्शन मुयसर है, सिर्फ 6000, ये 10% के लगभग है, उससे भी शायद कम। और बाकी तमाम टावर्स को फाइबराइज होने की ज़रूरत है, फाइबर ले होने की ज़रूरत है। उसके लिए गवर्नमेंट को राइट ऑफ वे पॉलिसी पे काम करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे फाइबर डालनी है और वो फाइबर कोई नेशनल हाईवे अथॉरिटी की सड़क के साथ जा रही है, कोई रेलवे की पटरी के साथ कोई फाइबर डाल रहा है, तो उसकी क्या पॉलिसी है, उसकी क्या फैसिलिटेशन है। तो क्योंकि उसकी कोई पॉलिसी, फैसिलिटेशन, कोई इंसेंटिव मौजूद ही नहीं था, इसलिए इवन तो पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स मौजूद है, टेलीकॉम कंपनीज मौजूद हैं, लेकिन 56,000 से सिर्फ 6000 टावर। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सनंगी और निगरान वज़ीर IT उमर सैफ इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिसका कुछ हिस्सा आपने मुलाहिज़ा किया है।